तुझसे इश्क किया है मैंने बेइंतहा। हेलो डियर बटरफ्लाइज, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ तुम लोग इस स्टोरी का बहुत वेट करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा वेट करते हो। स्टार्टिंग में तुमने मुझे बहुत सुनाया था, बट अब तुम लोगों को आदत पड़ गई है ना। पर क्या करो गाइस, मेरी ज़िंदगी तो ना नर्क से भी बदतर है। पता है, मैंने एपिसोड 30 अपलोड किया, उससे पहले मैं डेंटिस्ट के पास होकर अपने वो सब करा के आई थी। तो पता है, अब मैंने देखा कि मेरे पे स्ट्राइक आ गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं दाँत में दर्द हो रहा है इसकी वज़ह से रो रही हूँ, या मेरे चैनल पे स्ट्राइक सेकंड आ के गई है कि उसकी वज़ह से रो रही हूँ। क्योंकि स्ट्राइक अब वो तो भगवान की कृपा है ना, चली गई, नहीं तो मैं निपट जाती उतने में ही। मैंने सोच लिया था अब चैनल बंद, क्योंकि अब मैं 90 डेज़ तक अपील भी करती है यूट्यूब से, तब भी मेरे चैनल मोनेटाइज ना होने का था। मतलब अब हमेशा 90 दिन के लिए छुट्टी हो जाती पूरे दिन के लिए। सो बहुत तकलीफ है गाइस। वो तो तुम लोगों का प्यार है जो मेरे साथ है, वरना मैं निपट गई होती। मेरा मेरे दाँत का दर्द सही है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और मैंने पेन किलर भी खा लिए। फिर भी अगर तुम्हें आवाज़ में ज़रा-सा भी तकल्लुफ़ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। आगे तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम बेइंतहा द मैरिज अंडर फोर्स सीज़न 2 पार्ट 31, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो आरज़ू थी वो ईशानवी के घर आ गई थी। या जो ईशानवी सीढ़ियों से जा रही थी, जैसे ही वो आरज़ू की आवाज़ सुनती है ना, वो सीढ़ियों से पलट कर देखती है आरज़ू की तरफ। अब आगे यहाँ जो आरज़ू है, उसकी भी नज़र जाती है सीढ़ियों पे खड़ी ईशानवी की तरफ। तभी इधर नयन कहती है, ओह हेलो आरज़ू, 1 मिनट, तुम ये बात बताओ कि तुम कल बिना बताए इतनी रात को चली कहाँ गई थी, वो भी इतनी बारिश में, और तुम्हारे हाथ में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, फिर भी तुम बिना बताए कैसे चली गई? पता है हम कितना वरीड हो गए थे, कितनी चिंता कर रहे थे तुम्हारी। तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना। हाँ, तुम एक प्रोफेसर हो, थोड़ा प्रोफेशनल रहा करो प्लीज़। अगली बार जाना ना तो बता के जाना। पता है हम लोग कितनी टेंशन में आ चुके थे। ओह माय गॉड, हार्ट अटैक आते आते बचा था मुझे। ये कहते हुए जो नैन अपने सीने पे अपना हाथ रखती है, तभी बानी बोलती है, प्रोफेसर आजू, आपका हाथ तो ठीक है ना? और आज आप यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई थी। हाँ, वो बानी, हमारा हाथ थोड़ा-सा दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा घर पे जाके रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा किया वैसे प्रोफ़ेसर आजू। हुँ, चलिए वानी और नयन, हम अगली बार जाएँगे तो आपको बता के जाएँगे, ठीक है? और कल के लिए सॉरी। हाँ, हाँ, कोई नहीं, पर प्लीज़ अगली बार ना बता के जाना, ठीक है? और वानी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं टाइम से वापस आ जाऊँगी। वानी कहती है, नैन बॉडीगार्ड साथ ले जाना और संभल के जाना, ठीक है? हाँ, हाँ, मैं संभल के जाऊँगी, पर एक बार ईशानवी बेबी से पूछ लेती हूँ जाके। ये कहा ही था नयन ने कि जो आरज़ू वो देखती है सीढ़ियों की तरफ। उसे लगा था कि ईशानवी शायद अभी भी सीढ़ियों पे खड़ी होगी, पर जो ईशानवी थी वो कब की अपने रूम में जा चुकी थी। इधर जो नैन होती है वो अब उन दोनों की तरफ नहीं देखती और सीधे ईशानवी के रूम की तरफ आने लगती है। इधर बानी कहती है, प्रोफेसर आजू। इधर जो प्रोफेसर आजू थी वो नैन को ही जाते ईशानवी के कमरे में देख रही थी। इधर बानी फिर से कहती है, प्रोफेसर आजू। इधर जो प्रोफेसर आजू होती है वो थोड़ा सा होश में आती है और कहती है, हाँ बोली बानी, अ, चलना नहीं है आपको? वो स्टडी रूम में अभी भी थोड़ा-सा एसी बिगड़ा हुआ है, तो आप मेरे बेडरूम में चल सकती हैं। आपके बेडरूम में? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मैं बता दूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, आप चल सकती हैं। नहीं, उसकी बात नहीं है। चलें? ये कहते हुए जो आरज़ू थी वो देख तो ऊपर ईशानवी के रूम की तरफ रही थी, पर जा बानी के साथ रही थी। इधर जो
आरज़ू होती है वो आती है बानी के बेडरूम में और बैठ जाती है। जो बानी थी अपनी फाइल्स लेकर आरज़ू के पास बैठ जाती है। तभी आरज़ू कहती है, वैसे बानी आपसे एक बात पूछे? वैसे मतलब ये पर्सनल है, फिर भी हम पूछ सकते हैं आपसे? ज़रूर, आप पूछ सकते हैं ना प्रोफ़ेसर आरज़ू। वो जो नयन है, ये ईशानवी की क्या लगती है? मैंने आपको बताया तो था कि बेस्ट फ्रेंड है और शायद शादी भी हो जाए। ईशानवी के लिए प्यार कोई मैटर नहीं करता है, तो वो बस नैन को जानती है और नैन उसको जानती है। इतना ही काफ़ी होता है जानना पहचानना, और क्या चाहिए लाइफ में, बस इसीलिए। मतलब और कुछ नहीं। नैन भी मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट हाँ बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों लोग, शायद शादी हो जाए। अच्छा, ये कहते हुए जो आरज़ू होती है वो फाइल खोलती है, पर जो वाणी थी वो कुछ तो नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से, कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वाणी कहती है, ये वाला यहाँ से आपको बताना है, वैसे 3 दिन बचे हैं बस। हाँ हाँ, हम जानते हैं। ये कहते हुए जो आरज़ू थी वो बानी को वो टॉपिक अच्छे से और उसके असाइनमेंट में थोड़ी सी मतलब हर चीज़ बताने लगती है। जो उसको बिजनेस की मैनेजमेंट का सब पढ़ाना था वो पढ़ा रही थी उसे क्लासेस में। दूसरी तरफ जो नयन होती है वो आती है ईशानवी के रूम में और नॉक करती है और कहती है, ईशानवी बेबी मैं आ जाऊँ? इधर जो ईशानवी थी वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और देखती है नयन की तरफ और कहती है, आ जाओ, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, आ जाओ ना। नहीं, वो पूछना मेरा फ़र्ज़ है, और पहली बात तो क्या कहते हैं उसे, और वो क्या कहते हैं हिंदी में? तुम इंग्लिश बोल सकती हो, इतने टफ वर्ड्स तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओह हाँ, मैनर्स, मैनर्स हैं इसलिए। कुछ काम था? हाँ, वो ईशानी, वो ज़रा मैं बाहर जा रही हूँ कुछ बिज़नेस के सिलसिले में, तो अभी आ जाऊँगी डिनर के टाइम तक। ठीक है, पर संभल के जाना। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूँगी। ये कहते हुए जो नयन थी वो हल्का सा स्माइल करती और फिर ईशानवी के रूम से निकल जाती। जो ईशानवी थी वो नयन को जाते हुए देख रही थी, फिर अपना काम करने लग जाती है। दूसरी तरफ जो आरज़ू थी वो भी वानी को क्लासेस दे रही थी और लगभग अब 1 घंटा हो जाता है। तभी जो प्रोफेसर आरज़ू थी वो अपनी सोफे पे से खड़ी होते हुए कहती हैं, वानी हम ज़रा पानी पी के आते हैं। प्रोफेसर आरज़ू आप बैठिए, मैं अभी सलून से मंगा देती हूँ। नहीं वानी, हम ले आएंगे, पानी तो पीना है, किचन में जाके हम ले लेंगे। पर आपके हाथ में चोट? वानी हमारे हाथ में चोट लगी है, पैरों में नहीं लगी है, और वैसे भी एक हाथ सही है। ठीक है, हम पानी पी के आते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहते हुए जो वानी थी अपनी मतलब जो प्रोफेसर आरज़ू ने बताया था वो देखने लगती है। इधर जो आरज़ू थी वो ईशानवी के कमरे के पास से फिर सीढ़ियाँ की तरफ चली जाती है। ईशानवी का कमरा सीढ़ियों से जाने से पहले ही पड़ता था। इधर तो आरज़ू है वो आती है नीचे और किचन में आती है और पानी लेती है और पीकर फिर से बानी के रूम की तरफ आते हुए कहती हैं, एक बार बानी की क्लास ख़त्म हो जाए फिर हम अबू और अम्मी के पास कॉल कर लेंगे। ये कहते हुए वो बानी के कमरे की तरफ आ रही थी और ईशानवी के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी जो ईशानवी होती है वो अचानक से आरज़ू की कलाई को पकड़ लेती है और धीरे से, और इससे पहले आरज़ू को सोचती समझती उससे पहले ही जो ईशानवी होती है वो खींच कर आरज़ू को कमरे के अंदर कर लेती है और जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर देती है। ये क्या कर रही हैं आप? ये किसी वो जो आरज़ू होती है वो दरवाज़े की तरफ बढ़ती है, तभी जो ईशानवी होती है वो दरवाज़े के और आरज़ू के बीच में अपने हाथ को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या है? हम आपसे जानना चाहते हैं ये क्या है? आप आप आपने जो अभी किया वो क्यों किया? क्यों किया? मेरा मन किया इसलिए किया।
क्या कर रही हैं आप? देखिए हमें जाने दें, हमें वानी को क्लासेस देनी है और हमें घर भी जाना है, घर जाना है। तो इतना कहते हुए जो ईशानवी थी वो आरज़ू की तरफ देखती है और उसकी नज़र आरज़ू के हाथ पे जाती है, जिसकी बैंडेज थी वो डर्टी हो चुकी थी और थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि खुलने को है। ये क्या है? क्या-क्या है? तुमने बैंडेज नहीं किया? हमने किया था। झूठी। हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोल रही हो आरज़ू सिद्दीकी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बैंडेज की हालत देखो। तुम झूठ बोल रही हो। इधर जो आरज़ूवती देखती है अपनी बैंडेज की तरफ, तो सच में उसने बैंडेज चेंज नहीं किया था। जो ईशानवी ने ही कर दिया था, वही बैंडेज अभी भी बंधा हुआ था। वो हम कर लेंगे जाके। लाओ मैं कर देती हूँ। एकदम पता नहीं। हाँ, वैसे तुम गरीब हो ना, तो कहाँ से करती? बात गरीब की नहीं है। हम अकेले कैसे करते? हमारे अकेले हाथ से नहीं बनता। तभी कह रही हूँ बैठो मैं कर देती हूँ। वैसे हाथ में ज़्यादा देर दर्द तो नहीं हो रहा है? हो रहा है पर पहले से बेहतर है। केयरलेस हो काफ़ी। ये कहते हुए जो ईशानवी थी वो आती है और उसके पास उसके दोनों शोल्डर्स पे अपने हाथों को रखती है और उसे थोड़ा-सा पकड़ कर बिठाती है बेड पे और खुद ड्रॉवर की तरफ आती है, ड्रॉवर को खींचती है, उसमें से फर्स्ट एड निकालती है और आकर बैठ जाती है फिर बेड पे आरज़ू के पास और कहती है, "हाथ दो अपना।" "हम दें?" "नहीं, पड़ोसी देगा।" "पागल हो क्या तुम? देखिए आप चिल्ला नहीं सकती हम पे।" "चिल्ला नहीं रही हूँ, हाथ दो।" ये जैसे ईशानवी कहती है जो आरज़ू होती है अपना हाथ दे देती है और जो ईशानवी थी वो धीरे से तो पुराने बैंडेज को खोल दिया। खून की वजह से जो कॉटन थी वो क्रीम लगाने के बाद भी चिपक गई थी। अच्छा जो ईशानवी होती है ये देखकर उसका थोड़ा-सा मुँह सा बन जाता है कि यूँ क्या करिए आपसे नहीं होगा ना, तो रहने दें। मारते हुए तो शर्म नहीं आती आपको? तब किसी इंसान का खून नहीं दिखता है, पर आपको हेल्प रहने दें हम कर लेंगे जाके। बैठो मैं कर रही हूँ ना। ये कहते हुए जो ईशानवी थी वो आरज़ू का हाथ नहीं छोड़ती है और धीरे-धीरे से वो कॉटन छुड़ाने लगती है। बहुत ही प्यार से छुड़ा रही थी। शायद ही इतना प्यार उस किसी ने मतलब कभी उसने दिखाया हो किसी के लिए। इधर धीरे से कॉटन को अलग कर दिया है और जो आरज़ू थी उससे दर्द हो रहा था। धीरे से करें ना। कर रही हूँ धीरे से, समझी? ये कहते हुए वो कॉटन को अलग कर देती है, फिर न्यू कॉटन को रखती है क्रीम लगा के और फिर बैंडेज करने लगती है। परसों तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं? वो परसों आ रहे हैं। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। ये कहते हुए ईशानवी बैंडेज कर देती है और कहती है हो गया। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। देखिए ईशानवी हम ऐसा वैसा कुछ नहीं देने वाले आपको। हम जानते थे आप अकेले हम हमें देखकर ऐसा ही करेंगी। जानती थी फिर भी रुक गई। देखिए ईशानवी क्या देखूँ? आपने कॉलेज में की थी ना, कल रात को किस की थी ना, 2 बार की थी ना, फिर भी मैं कहा ही था आरज़ू ने तो ये ईशानवी का फ़ोन रिंग होता है। जो ईशानवी होती है वो कुछ सेकंड तक तो नहीं देखती अपने फ़ोन की तरफ, फिर उसकी नज़र जाती है उनकी स्क्रीन पे तो खुशबू शो हो रहा था। और किसी का फ़ोन होती तो शायद इग्नोर कर देती पर खुशबू का फ़ोन था इसलिए वो आरज़ू की तरफ ध्यान ना देकर अपने फ़ोन की तरफ देखती है और अपना हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ाते हुए कॉल को पिक करती है। इधर जो आरज़ू थी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत बेड से उठती है और आती है दरवाज़े के पास और दरवाज़ा खोलती है अपने एक हाथ से और सीधे निकल जाती है। यहाँ जो ईशानवी थी वो बस ये चीज़ देखते रह गई थी और उसकी जो आईब्रोज़ थी वो सिकुड़ चुकी थी। इधर फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ईशानवी बेटा? इधर ईशानवी कहती है, हाँ छोटी माँ। ईशानवी बेटा? ये कहते हुए खुशबू कुछ ईशानवी को बताने लगती है। जैसे-जैसे ईशानवी सुनती जा रही थी, उसका गुस्से की वजह से फेस लाल होते जा रहा था और कहती है, मैं अभी बुलाती हूँ उसको। ना कहते हुए जो ईशानवी होती वो कॉल
कट कर देती है और बस बेड पे बैठे-बैठे कुछ काम करने लगती है और किसी को कॉल करती है। ऐसे ही लगभग अब रात के 8 तक बज चुके थे। जो ईशान्वी थी वो अपने रूम में बैठी थी और उसने बानी को कॉल करके ये सारी चीज़ें बता दी थी। इधर अब बानी की क्लास भी ख़त्म हो चुकी थी और वो आरज़ू के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी और कहती है, वैसे प्रोफ़ेसर आरज़ू, आज आपको बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। 8 बज चुके हैं। मैं तो कहती हूँ आप यहीं रुक जाइए ना, वैसे वैसे भी आपके अब्बू-अम्मी नहीं है और आप घर पे अकेली रहेंगी, ऊपर से आपके हाथ में चोट भी लगी है, तो खाना-वाना की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए आप यहीं रुक जाइए ना और सुबह हमारे साथ यूनिवर्सिटी चलिएगा। क्या प्रॉब्लम है? बस रात की तो बात है। नहीं बानी, हम चले जाएँगे। अभी आप ड्राइवर से कह देना, वो हमें छोड़ देगा। तभी दरवाज़े से नयन की आवाज़ आती है, लो मैं आ गई। इतना कहते हुए जो नयन होती है वो अंदर आती है। इधर देखती है बानी की तरफ और कहती है, क्या हुआ? ओह! आरज़ू, तुम अभी तक गई नहीं? आरज़ू कहती है, बस हम जा ही रहे हैं। बानी कहती है, मैं कह रही हूँ ना नयन कि आज प्रोफ़ेसर आरज़ू रुक जाए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कल यूनिवर्सिटी तो जाना है और घर पे अकेली भी है। हाँ, वैसे रुकना चाहती है तो रुक जाओ ना, बानी सही कह रही है। कहाँ, वैसे तुम्हारे मम्मी-पापा भी नहीं घर पे है ना, तो रुक जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? आरुषि कहती है, नहीं नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे, हम जाते हैं। तभी नयन कहते हैं, अरे रुक जाओ ना, लड़की ही हूँ मैं, समझी? रुक जाओ। उधर जो आरज़ू होती है वो कुछ कहने वाली होती है, तभी पीछे से ईशानवी की आवाज़ आती है सीढ़ियों से उतरते हुए, जाने दो इसे, क्या ही करेगी यहाँ पे, जाने दो। वानी, ड्राइवर से कह दो कि मिस आरज़ू सिद्दीकी को उनके घर छोड़ दिया जाए। इधर जो जैसे ये बात ईशानवी ने कही थी, जो आरज़ू होती है वो पीछे मुड़कर देखती है ईशानवी की तरफ और कहती है, नहीं, हम रुक जाएंगे। सही कहा बानी और नयन आपने कि कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा है कि रुक जाएंगे, सुबह यहीं से यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, है ना बानी? मैं तो यही कह रही थी। ईशानवी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी, इतने सारे रूम तो हैं, किसी भी रूम में चली जाएगी। ये कहते हुए जो ईशानवी थी बड़ी एटीट्यूड में आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है जाकर। इधर जो बानी और नैन होते हैं वो और आरज़ू, तीनों लोग भी बैठते हैं आके डाइनिंग टेबल पे। इधर जो सर्वेंट थे वो खाना लगाते हैं और ये लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम कोई ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। इधर इन लोगों का जो डिनर होता है वो हो जाता है। इधर नैन कहती है, आरज़ू, डिनर कैसा लगा तुम्हें? काफ़ी अच्छा है नैन। हाँ हाँ, अच्छा क्यों नहीं होगा, तुमने ऐसा डिनर पहले खाया नहीं होगा ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। इस बात पे जो ईशानवी की हंसी होती है थोड़ी सी निकल आती है, पर जो आरज़ू होती है इस बात पे वो घूर के देखती है ईशानवी को। इधर पानी कहती है, नयन, क्या है, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है। नयन, जस्ट शट अप, तुम मुझसे मत बोला करो बहानी ना, ज़्यादा बोलोगी ना मैं खुशबू आंधी को एक एक बात बता दूंगी तुम्हारे अमेरिका की जब तुम रहती थी, एक एक बात, तो मुझसे तुम जुबान न कम लड़ाया करो। मैं कहती हूँ जो नयन थी पता नहीं क्यों वानी को उंगली दिखाती है। इधर वानी कुछ इससे पहले कहती कि तभी वहाँ पे एक बॉडी गार्ड आ जाता है और कहता है, मैम, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। ईशान भी कहती है, उसे बाहर बिठाओ, मैं और बानी भी आते हैं। जी मैम। ये कहते हुए जो बॉडी गार्ड था वहाँ से चला जाता है। जो ईशान भी होती है अपनी चेयर को पीछे खिसका कर खड़ी होती है और उसके साथ बानी और नयन भी खड़े होते हैं। इधर बानी आरजू की तरफ देखते हुए कहती है, प्रोफेसर आरजू, आपका रूम रेडी हो चुका है, यहाँ से ऊपर से राइट साइड पे 6 नंबर वाला बेडरूम आपका है, आप जाइए आराम कर लीजिए। इधर आरजू कहती है, जी। ये कहते हुए जो आरजू थी वो डाइनिंग टेबल पे खड़ी होती हैं और सीढ़ियों से होते हुए
अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो ईशानवी थी वो सीधे आती है बाहर की तरफ, उसके साथ उसके पीछे पीछे बानी और नयन भी आता है। जो ईशानवी होती है वो आती है सीधे गार्डन में, जिसके बीचों बीच में लग्जरी सोफ़ा चेयर और टेबल पड़े होते हैं, उसी के आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। जो ईशानवी है वो आती है एक सोफ़ा चेयर के पास जो बीच में बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई थी, उस पर बैठ जाती है और देखती है बॉडीगार्ड्स की तरफ और कहती है, कहाँ है वो? मैम, वो हम लोगों ने उन्हें उधर ही खड़ा रखा है, ठीक है, बुलाओ उसे इधर। जो बॉडीगार्ड होता है वो लेने जाता है उस आदमी को इधर। जो नयन होते हैं और बानी होते हैं वो भी आ जाते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं। इधर बानी कहती है, आ गया वो? जो ईशानवी होती है बस हाँ में सिर हिलाती है। इधर नयन कहती है, कौन आ गया है? आओ वो कहती है। जो नयन होती है वो बस देखती है ईशानवी की तरफ। एक 35 ईयर का आदमी चलते हुए आता है और कहता है, "अम, मैम, गुड इवनिंग।" ये कहते हुए वो ईशानवी की तरफ देखता है। तो जो ईशानवी है वो हाथ से बैठने का इशारा करती है। वो जो आदमी था वो बैठ जाता है सोफे पे और कहता है, आपके बॉडीगार्ड ने मुझे बताया कि आपने मुझे बुलाया है। इधर बानी बोलती है, हाँ, सुना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आपने अभी अभी एक न्यू होटल बनाया है, वो भी काफ़ी बड़ा, 10 एकड़ की ज़मीन पे। इधर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, हाँ, मैंने अभी न्यू होटल बनवाया है। बानी कहती है, तो वो होटल हमें पसंद आ गया है और हम उस होटल को खरीदना चाहते हैं। इधर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, "अ, बिल्कुल, वो ठीक है, मैं वो होटल बेचने को तैयार हूँ। मुझे क्या है, बनाऊँगा, बेचूँगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ।" इधर ईशानवी कहती है, ठीक है। इतना ये जब वो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है तो जो बॉडीगार्ड होता है वो चेक बुक देते हैं ईशानवी को और पेन देते हैं। इधर जो ईशानवी होती है वो चेक बुक पे कुछ अमाउंट भरती है और चेक बुक पे से पेज फाड़ कर उस आदमी की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा होटल का प्राइस। इधर जैसे ही वो आदमी, मतलब आदमी कह लो या लड़का, वो जैसे ही देखता है चेक बुक में प्राइस, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहता है, ये क्या है? बानी कहती है, तुम्हारे होटल का अमाउंट ये है वो, पर ये तो बहुत कम है, इसमें तो एक रूम का रेंट भी नहीं आएगा, एक अपार्टमेंट भी नहीं खरीद सकते आप। तभी नयन कहती है, अपार्टमेंट ही नहीं, इस प्राइज मनी में हम तुम्हारा पूरा होटल ले लेंगे। तो वो आदमी कहता है, कैसी बात कर रही है, सिर्फ 80 lakhs में आप 10 एकड़ में बना हुआ होटल खरीदेंगी? क्या बात कर रही हैं आप, ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तभी ईशानवी कहती है, लगता है ये चेक भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ तुम महीनों में सड़क पे आने वाले थे वहाँ अब कल से ही आ जाओगे। इससे वो होटल छीन लो, समझे? इस पेपर्स पे साइन ले लो इसके। इतना कहते हुए जो ईशानवी थी वो खड़ी हो जाती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बीवी बच्चे, अभी अभी शादी हुई है मेरी। तभी जो ईशानवी होती है वो बस पलटती है और देखती है उस लड़के की तरफ और कहती है, अब तुम और तुम्हारे बच्चे सारे सड़क पे आओगे, क्योंकि ना ही तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ना ही पोस्ट रही है और ना ही वो होटल, समझे? ये कहते हुए जो ईशानवी होती है वो अंदर आने लगती है और जो आरज़ू थी ऊपर से अपनी रूम की खिड़की से ये सारी चीज़ें सुन रही थी। इधर जो बानी होती है वो बॉडीगार्ड से गन लेती है और उसके सिर पे रखते हुए कहती है, पेपर्स पे साइन करो, साइन कर, मुंह मत देख मेरा, साइन कर, आया बड़ा।
इतना कहते हुए जो बानी थी उसके सिर पे कर रखी हुई थी उसने। फिर जो वो आदमी था वो अब क्या करता, वो साइन करने लगता है उन होटल्स के पेपर्स पे। फिर जो नयन थी वो ये देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर जो आरज़ू होती है वो गुस्से के मारे बस अपनी खिड़की बंद कर लेती है और कहती है, जल्लाद हैं एक नंबर के, बताए उसके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, ये कैसे हुआ है। वो बस आकर बेड पे बैठ जाती है। नयन देखती है बानी की तरफ और कहती है, बानी पेपर्स पे सिग्नेचर हो गया है, अब इन पेपर्स को तुम लॉकर में रख देना जाके, और बॉडी गार्ड्स इनको ज़रा बाहर छोड़ के आओ इज्जत के साथ, इनका होटल लिया है हमने। इतना कहते हुए जो नयन थी वो मुस्कुराती है और वो बानी के साथ फिर अंदर आने लगती है। उस बॉडीगार्ड से उस आदमी को बाहर छोड़ देते हैं जाकर। इधर नयन और बानी उन पेपर्स को लॉकर में रखते हैं जाकर, फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर जो शानवी थी वो बाहर बालकनी में खड़े होकर खुशबू से कुछ बात कर रही थी। इधर उसकी जो बाल होती है वो हो जाते हैं और वो अपने रूम की तरफ आने लगती है। तभी जो आरज़ू होती है वो ईशानवी की कलाई को पकड़ लेती है। इधर जो ईशानवी अभी भी थोड़ा सा फ़ोन में बिजी थी और अपने रूम की तरफ आ रही थी, वो देखती है अपने हाथ की तरफ और फिर देखते हैं आरज़ू की तरफ और कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। इधर जो आरज़ू होती है वो कुछ नहीं बोलती है और उसे धीरे से हाथ से पकड़ कर लाती है अपने रूम की तरफ और अपने रूम में लाकर सीधे अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है और कहती है, क्या किया आपने। मैंने क्या किया है, आपने उस आदमी के साथ क्या किया, आपने उसका होटल छीन लिया, वो भी जबरदस्ती। बिकॉज आई कैन, ये जवाब है आपका, ये मेरा बिजनेस है और तुम इसके बीच में मत पड़ो। इधर जो आरज़ू होती है वो ईशानवी की नज़रों में देखती है और एक कदम ईशानवी की तरफ बढ़ाती है और कहती है, हर बार यही, बिजनेस, पावर, पैसा, आपके लिए इंसान की कोई वैल्यू नहीं है ना ईशानवी। अपनी ज़िद, अपना घमंड, अपनी ज़िद मनवाना, यही आता है ना आपको। इधर जो शानवी है वो भी एक कदम बढ़ाती है आरज़ू की तरफ और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी लाइफ के डिसीजन तुम नहीं लोगे ना। कहकर वो आरज़ू की तरफ देख रही थी। इन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। इधर आरज़ू कह रही है, हम रोकेंगे आपको, जब भी आप गलत करेंगे ना हम आपके सामने खड़े होंगे। तो जो ईशानवी होती है इस बात पे थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, तुम बोल रही हो तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो, ये जो अभी हमारे बीच जो चल रहा है ना इसके चक्कर में ये मत बोलो कि मैं कौन हूँ और तुम मेरे पर्सनल मैटर में बोल रही हो, समझी। इस बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। और जो आप हमारे पर्सनल मैटर में बोलती हैं उसका क्या, आपको ये हक किसने दिया। अगर हम किसी से बात कर लेते हैं, अगर हम किसी के करीब चले जाते हैं या हमसे कोई बात करने लगता है या हमारा कोई नाम ले लेता है तो आप उसका क्या करती हैं। ये हक आपको किसने दिया मिसेस शानवी कपूर, आपको हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करने का हक आपको किसने दिया। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम आपके लिए हैं क्या ही शानवी, है क्या। हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया है फिर भी हमें यही नहीं पता कि हम आपके लिए हैं क्या। हक आप जताती हैं और हमारा कोई हक नहीं आप पे। आप हमें बता सकती हैं हम आपके लिए हैं क्या, बोलिए ना। देखो आरज़ू, मेरे पर्सनल मैटर में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। ठीक है, आज से हम आपके पर्सनल मैटर में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ये जो आरज़ू होती है वो पलटती है और आती है दरवाजे की तरफ, अपने एक हाथ से दरवाज़ा खोलती है। जो ईशानवी थी वो खड़े खड़े देख रही थी और कहती है,
कहाँ जा रही हो तुम? तो जो आरज़ू होती है कुछ आंसर नहीं देती है और सीधे जाने लगती है। तो जो जानवी थी वो चिल्लाती नहीं है क्योंकि घर पे नैन और बानी भी थे, इसलिए वो चिल्लाती नहीं है, पर गुस्से में आरज़ू के पीछे आ रही थी। तो जो आरज़ू है वो अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रही थी और जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है। तो जो जानवी वो भी सीढ़ियों से उतरती है। तो जो आरज़ू होती है वो जल्दी से निकलती है घर से बाहर, जो ईशानवी होती है वो भी पीछे-पीछे निकलती है घर से बाहर और अब वो कह रही है, "आरज़ू रुक जाओ वरना अच्छी बात नहीं होगी। आरज़ू मैंने कहा रुक जाओ।" तो आरज़ू होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आती है वहीं ड्राइवर के पास और कहती है, "अंकल हमें हमारे घर छोड़ दीजिए।" इधर जो वो अंकल थे उन्होंने ईशानवी को नहीं देखा था। वो उन्होंने नहीं देखा था। वो जानते थे कि ये प्रोफ़ेसर पढ़ाने आती थी और छोड़ने की ज़िम्मेदारी, जैसे कि मतलब लोगों को पता था कि कभी-कभी छोड़ने जाना पड़ सकता है, तो ये लोग छोड़ने के लिए तैयार थे। देखो, अंकल होते हैं वो की निकालते हैं और आते हैं कार की तरफ और कहते हैं, बैठ जाइए।" तो जो आरज़ू होती है वो बैठ जाती है। तो जो ईशानवी होती है वो जो बढ़ रही थी आरज़ू की तरफ, वो रुक जाती है। वो समझ रही थी कि शायद ऑटो से जाए जो सेफ ना हो, पर जैसे वो देखती है कि कार में बैठ कर गई है, इसीलिए वो रुक जाती है और कार को जाते हुए देखती है और मन में कहती है, यूनिवर्सिटी में तो कल मिलोगी ही ना, वहाँ बात करूँगी तुमसे। ये कहते हुए जो ईशान्य होती है वो आती है घर के अंदर। वो कोई तमाशा क्रिएट करना नहीं चाहती थी क्योंकि बानी और नयन घर पे ही थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और सीधे घर के अंदर आ जाती है। और उसके मन में सिर्फ दो सवाल पूछ रहे थे कि हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम आपके लगते क्या हैं। आप हम पे हक जता सकते हैं, पर हम आप पे क्यों नहीं? ये सवाल उसके मन में गूंज रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं आरज़ू की ये बात सही थी कि इतना सब कुछ हो गया है और आप हम पे इतना हक जताती हैं, तो हमारा कोई हक नहीं है। तो ये बात ईशानवी के दिल में घर कर गई थी और वो लेटे हुए इसी बात को सोच रही थी। दूसरी तरफ जो आरज़ू होती है, वो अपने घर का एड्रेस बताती है उस ड्राइवर अंकल को और फिर अपने घर थोड़ी देर बाद पहुँच जाती है और आती है, दरवाज़ा खोलते और सीधे दरवाज़ा बंद करके अंदर से अपने कमरे की तरफ जाती है और बेड पर लेट जाती है। इधर ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईशानवी थी वो तैयार होकर नीचे उतरती है। तभी जो बानी और नैन बैठे हुए थे सोफे पे चाय पी रहे थे, वो देखते हैं ईशानवी की तरफ और कहते हैं, ईशानवी वो प्रोफेसर आरज़ू नहीं दिखाई दे रही है? इधर ईशानवी कहती है, वो कल रात को अपने घर चली गई थी। नैन कहती है, व्हाट? ये ना प्रोफेसर मुझे एक नंबर की पागल लगती है। रुकने के लिए तैयार हो गई थी फिर क्यों चली गई? क्या हुआ था? इधर ईशानवी कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही उसको नींद नहीं आ रही थी तो शायद इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए चली गई। इधर बानी कहती है, प्रोफेसर आरज़ू कोई छोटी बच्ची नहीं है ईशानवी कि अचानक से चली जाए। वो रहने के लिए तैयार थी। मुझे क्या पता, उसका मन नहीं होगा ना। ये तो जो ईशानवी थी वो और कुछ नहीं बोलती इसके अलावा और बाहर आने लगती है। इधर पानी बोलती है, ब्रेकफास्ट तो कर लो। ईशानवी बोलती है, ज़रूरत नहीं है, आ जाना तुम लोग। अरे रुक जाओ ना, मेरी चाय ख़त्म ही हो गई, नैन की भी ख़त्म हो गई, आ रहे हैं। तो कहते हुए जो ये दोनों लोग होते हैं वो उठते हैं और आते हैं बाहर। जो बॉडीगार्ड्स थे वो इनके लिए कार का दरवाज़ा खोल रहे हैं। जो ईशानी थी वो कार में बैठ जाती है, तो जो नयन और बानी थे ये दोनों लोग भी कार में बैठ जाते हैं और इनकी कार्स यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो आरज़ू थी वो भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी और स्टाफ रूम में पारुल मैम के साथ ऐसे ही कुछ बात कर रही थी। इधर पारुल मैम कहती हैं, वैसे आरज़ू तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना। जो तुम्हारा हमज़ा है, मतलब तुम उससे प्यार करती हो? मतलब तुम्हारी भी कोई पसंद होगी, चॉइस होगी, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, मतलब कुछ भी, मतलब समझ रही हो ना? क्या तुम मतलब
तुम जैसे कहती हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट बचपन से ही हो गई थी, तो मैं पता है कल सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमजा से प्यार ही करती हो। इधर जो आरज़ू होती है वो धीरे से देखती है पारू मैम की तरफ और कहती है, हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि अब्बू ने उन्हें पसंद किया था और हम जानते हैं उन्हें, बस इतना ही। तो तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे ना आरज़ू? हमारे सपने हैं, हम अच्छी सी जॉब कर रहे हैं, अपने अब्बू और अम्मी के पास रहें, बस इतना सा है। आप तो जानती हैं हम अपने अब्बू और अम्मी के अकेले, और हमारे अब्बू और अम्मी हमारे भरोसे हैं, तो हम उनका सहारा बनना चाहते हैं बस। ओह! ऐसे सही है। इतना कि अगर जो पारुल मैम और आरज़ू होते हैं ऐसे ही बातें करने लगते हैं। नीचे एक क्लासरूम में जूनियर की क्लासरूम थी, और उसमें जो काव्या थी वो 3 लड़कियों के साथ इधर-उधर क्लासरूम में घूम रही थी। इधर काव्या के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, वो कहती है, "तो काव्या, तुम कह रही थी कि अपने नोट्स बनवाओगी किसी से?" काव्या कहती है, "हाँ, मेरे नोट्स इनकम्प्लीट है, एक भी नोट्स मैंने नहीं बनाया है। तो कौन मेरे नोट अच्छे से कंप्लीट कर सकता है?" इधर एक लड़की कहती है, "वो न्यू है और वो स्कॉलरशिप पे आई है, मतलब उसको अच्छी खासी नॉलेज है, तो उससे नोट्स कंप्लीट करवा लेना।" इधर काव्या देखती है उस लड़की की तरफ जिसका कलर था वो थोड़ा सा डल था। इधर काव्या कहती है, "वो काली लड़की।" इधर जैसे ये चीज़ उसने तेज़ से चला कर गई थी, जो लड़की होती वो भी सुन लेती है पर वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, बस अपना जो काम था वो कर रही थी। इधर जो काव्या होती है वो आती है उस लड़की के पास और अपने हाथों को उसकी बेंच सीट पे रखती है और कहती है, हे यू, तुम मेरे नोट्स बना के दो कल तक। इधर वो लड़की कहती है, मैं क्यों बना कर दूँ, आप अपने नोट्स खुद कंप्लीट करो। इधर काव्या कहती है, मुझसे ज़ुबान मत लड़ाओ, समझी। इधर तभी एक लड़की वहाँ पे आते हुए कहती है, काव्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर ईशानवी और वानी को पता चल गया ना कि तुम उनके रहते रैगिंग कर रही हो, जो तुम्हारा ये भूत है ना 2 मिनट में उतर जाएगा, 2 मिनट में। इधर काव्या कहती है, इधर तुम सीनियर हो ना, तो अपने तक रहा करो, और वो 3rd ईयर में है, कुछ महीने बाद ये लोग चले जाएंगे इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी पे पूरा मेरा कंट्रोल होगा, समझी। तो ज़्यादा मत बोलो। और रही बात ईशानवी की, इतना कहते हुए वो थोड़ा सा अलग सा फेस बनाती है। पता है तुम लोगों को एक बात नहीं पता होगी, जो बानी की मॉम है ना खुशबू, जब मैं क्रूज़ पार्टी पे गई थी ना, तो उन्होंने ना मुझे बानी के पास जाने के लिए रुपए दिए थे, जॉब ऑफ़र की थी। और तुम लोग तो जानते हो ना कपूर एम्पायर में जॉब करना लॉटरी होती है, और उन्होंने बानी के करीब जाने के लिए मुझे रुपए दिए थे। पर बानी एकदम बोरिंग पर्सन है, और ऊपर से उसे लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है। बट ईशानवी इज़ सो डैम, ओह माय गॉड। इधर वो जो लड़की सीनियर थी थोड़ी सी, वो कहते हैं कुछ चीज़ें काव्या औकात में ही अच्छी लगती हैं, समझे। औकात में रहना सीख लो। ईशानवी की जूती के बराबर नहीं हो तुम, उसकी जूती के आसपास भी पहुंच जाओ ना तब बात करना। अभी चाहो तो बता दूँ जाके कि तुम क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इस यूनिवर्सिटी से निकाल दी जाओ, समझी। तो औकात में रहकर बात किया करो। तो जो काव्या होती है वो बस देखती है उस लड़की की तरफ, तो जो लड़की होती है वो चली जाती है वहाँ से, क्योंकि वो बानी की गैंग की मेंबर थी, इसीलिए वो बस समझाने आई थी काव्या को। इधर काव्या कहती है,
देख लेना, एक दिन, एक दिन कैसे भी करके मैं कपूर खानदान की बहू बनूंगी। कुछ भी करना पड़े मुझे इसके लिए। कपूर खानदान की एक बार बहू बन गई ना, तो मेरे तो स्वर्ग के लिए रास्ते खुल जाएंगे। क्या कमी है कपूर मैंशन में। ओह माय गॉड। अरे जो सारी लड़कियां होती वो देखती हैं काव्या की तरफ, कि लगता है कि काव्या पागल हो गई है। इधर काव्या उसी लड़की की तरफ देखती है और कहती है, सुनाई नहीं दे रहा, मेरे नोट्स कंप्लीट करके दो अभी। रात तक का वक्त है, भले तुम घर ना जाओ, मेरे नोट्स कंप्लीट करके दो। इधर ये चीज़ लड़कियां सब देख रहे थे, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। वो लोग होते हैं ना कि कुछ बड़े लोगों को देखकर खुद उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। ईशानवी और बानी की ये रुतबा देखकर, ये रेपुटेशन देखकर, वो जो काव्या थी खुद को भी वैसा बनाने की कोशिश अब कर रही थी। इसलिए वो उस लड़की को धमका रही थी। उधर काव्या कहती है, हे काली कलूटी, ये करो। इधर वो जो लड़की होती है घूर के देखती है, पर उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि कुछ लोग काव्या के जैसे ही थे जो हंसने लगे थे। इधर सभी लोग जो हंस ही रहे थे, तभी काव्या के चेहरे पे इतनी तेज चाटा पड़ता है ना। जो काव्या होती है वो सीधे बेंच से लड़ती है जाकर, वो गिरती है जाकर सीधे बेंच पे, इतनी तेज उसके चाटा पड़ा ना। तो जो सभी लोग होते हैं वो अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। जो काव्या होती है वो थोड़ा सा अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उसका सिर एकदम झन्ना सा गया था और उसके अंदर चक्कर सा भी आ रहा था, इतनी तेज की कनपटी पे पड़ा था। इधर वो उसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो ध्यान से देखती तो और कोई नहीं, प्रोफेसर आरजू और उनके पीछे खड़ी पारुल मैम थी। इधर आरजू कहती है, हमें नहीं पता था कि जूनियर्स में भी ऐसी लड़कियां हैं। काव्या, अगर नेक्स्ट टाइम से तुम किसी और को तंग करते मिली ना, तो अच्छी बात नहीं होगी। और वो टॉपर है, स्कॉलरशिप के दम पे आई है यहाँ पढ़ने के लिए, समझी। और क्लास अगली बार मैंने किसी को बदतमीजी करते हुए देख लिया ना, तो यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा वो। मैं कहती हूँ जो आरज़ू थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखती है सबकी तरफ, और फिर देखती है उस लड़की की तरफ और कहती है, अगली बार तुम्हें कोई परेशान करे तो हमें बताना आके आप, ठीक है। इधर जो वो लड़की थी वो बस हाँ में सिर हिलाती है। तो जो काव्या थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रही थी आरज़ू की तरफ, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। इधर पारुल मैम कहती है, चलो आरज़ू। इधर जो आरज़ू होती है वो पीछे पलटती है और पारुल मैम भी पलटती है, तो देखती हैं कि दरवाजे पे बानी और नयन खड़े हुए थे, और नयन और बानी दोनों का मुंह खुला का खुला हुआ था। इधर जो पारुल और आरज़ू होती है वो कुछ नहीं बोलती और उनके साइड से निकल जाती है। तभी बानी आती है नयन के साथ और आती है काव्या के पास और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बहुत हिम्मत नहीं हो गई तुम्हारी काव्या? बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है ना? बताइए क्यों हो रही है? कि तुमने अभी मेरी रैगिंग का स्वाद नहीं चखा है। एक बात याद रख लो काव्या, अगर अगली बार तुम इधर उधर फड़फड़ाते दिखी ना, तो चलने की भी लायक नहीं छोड़ूंगी। फड़फड़ाना तो दूर रहा, अपनी औकात में रहा करो, ज़्यादा अच्छा होगा, समझी। वरना तुम्हारी औकात में तुम्हें दिखा दूंगी सिर्फ 2 दिनों में। कुछ दिन के लिए हम शांत क्या बैठे, किसी की वजह से सबके पर निकल आए हैं। काव्या, ज़्यादा मत उड़ना, समझी। किसी की रिस्पेक्ट करते हुए मैं रैगिंग नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों से, वरना ना तुमसे पूरे यूनिवर्सिटी की टॉयलेट और सामने की रोड ना साफ करवाती। नाम बानी नहीं, खैर मनाओ अपनी। इतना कहते हुए जो बानी थी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी, और फिर क्लासरूम से निकलती है नयन के साथ। इधर नयन कहती, ओह माय गॉड, कितनी बदतमीज लड़की थी,
पर एक बात तो माननी पड़ेगी, आरज़ू ने कि थप्पड़ मारा है, पूरे क्लासरूम में थप्पड़ की आवाज़ गूंज रही थी। ओह माय गॉड! हाँ, वो थप्पड़ तो बहुत तेज़ मारा था प्रोफ़ेसर आज़ू ने। अगर प्रोफ़ेसर आज़ू थप्पड़ ना मारती ना तो मैं मार देती, पर उन्होंने ही काव्या को मार दिया था इसलिए मैंने नहीं मारा। इतना कहते हुए ये दोनों लोग ऐसे ही बात करते हुए पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे और जूनियर्स को थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, इसीलिए ये लोग यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे। इधर दूसरी तरफ जो प्रोफ़ेसर आज़ू थी, वो अपने हाथ में फ़ाइल्स पकड़े हुए, एक हाथ में कम से कम 4-5 फ़ाइल्स पकड़े हुए जा रही थी पारुल मैम के साथ। इधर पारुल मैम कहती हैं, "आरज़ू, मैं ज़रा लाइब्रेरी होकर आती हूँ, तब तक तुम स्टाफ़ रूम में चली जाओ।" जी, ये कहते हुए जो आरज़ू होती है वो स्टाफ़ रूम की तरफ आने लगती है और जो पारुल मैम थी, वो लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। इधर जो आरज़ू थी, वो अपनी फ़ाइल्स को सँभाल रही थी, पर दूसरे हाथ में चोट लगने की वजह से वो एक हाथ से फ़ाइलें सँभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो दूसरे हाथ में उँगलियों में चोट लगी हुई थी, इसलिए वो फ़ाइल सँभाल नहीं पा रही थी। इधर जो आरज़ू फ़ाइल सँभालते हुए कह रही, "या अल्लाह! एक तो हमारा हाथ और ऊपर से ये कहते हुए वो फ़ाइल सँभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर अचानक से जो फ़ाइल होती है वो गिर जाती है और आरज़ू कहती, "या अल्लाह! कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ।" ये कहते हुए वो झुककर फ़ाइल उठाने लगती है अपने एक हाथ से कि तभी एक दूसरा हाथ भी उनकी फ़ाइल उठाने में मदद करने लगता है। इधर जो प्रोफ़ेसर आज़ू होती है वो अपना सिर नहीं उठाती, बस अपनी नज़रें उठाती हैं, तो देखती है कि फ़ाइल उठाने में हेल्प कोई और नहीं, ईशानवी कर रही है। "आपको ना हमारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, जाएँ यहाँ से। देखो, मुझे बात करनी है तुमसे, पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, ये पकड़ें और जाएँ यहाँ से।" "क्या पकड़ूँ? ये फ़ाइल्स तुम्हारी हैं।" मतलब हाँ, हमारी फ़ाइल्स को छोड़िए और जाएँ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखो, ज़्यादा बनो मत, बदतमीज़ी नहीं, हमने नहीं बदतमीज़ी की आपसे, आप जाएँ, हमें ना बात ही नहीं करनी है। ये कहते हुए जो आरज़ू होती है वो जल्दी से फ़ाइल उठाने लगती है और जो ईशानवी ने फ़ाइल पकड़ रखी थी, वो भी उसके हाथ से छीन लेती है। वो जितनी भी फ़ाइल्स थी उन्होंने दूसरे हाथ की साइड में दबा ली थी और जो ईशानवी के पास लास्ट फ़ाइल बची थी वो भी छीन लेती है और कहती है, "हमसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा।" इतना कहते हुए जो आरज़ू होती है वो जाने लगती है, तभी जो ईशानवी होती है उसके शोल्डर पे हाथ रख देती है, उसके कंधे पे हाथ रख लेती है और उसको रोक देती है। इधर प्रोफ़ेसर आज़ू होती है वो पलटती है अपनी गर्दन को पीछे करते हुए और कहती है, "यही आता है ना आपको? यही आता है ना? मैंने तुमसे कुछ बदतमीज़ी से बात की? मैंने कहा मुझे सिर्फ़ बात करनी है तुमसे, पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये क्या कहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ़ है और हम आपसे बात करना नहीं चाहते। जैसे वो आपकी पर्सनल मैटर था, वैसे ही हमारी पर्सनल लाइफ़ है। कल रात को आपने यही कहा था ना कि हमारी पर्सनल लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी ना दें, तो हम नहीं दे रहे।" ये कहते हुए जो आरज़ू थी वो एक बार ईशानवी की तरफ देखती हैं और फिर अपना साइड में फेस करते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। इधर जो ईशानवी थी वो बस देख रही थी खड़े-खड़े आरज़ू को। उसकी भौहें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो बस आरज़ू को जाते हुए देख रही थी और मन में कहती है, "क्लास में तो आओगी ही ना? रात को घर तो आओगी ही ना?" ये कहते हुए जो ईशानवी थी आरज़ू को जाते हुए देख रही थी। इधर जो आरज़ू है वो एक बार फिर से पलटती है। जैसे ही पलटी थी ना, उनके लॉन्ग हेयर्स जो भाई हवा में लहराए थे और उनकी पिंक लिप्स, उनकी वो प्यारी आँखें, जिस तरीके से उन्होंने पीछे मुड़कर ईशानवी को देखा था ना, जो ईशानवी होती है वो फिर से एक बार देखते रह जाती है आरज़ू को। जो आरज़ू होती है फिर मुड़कर नहीं देखती, वो फिर सीधे स्टाफ रूम की तरफ चली जाती है। इधर ऐसे ही थोड़ी देर बाद क्लास का टाइम हो जाता है। जो ईशानवी और बानी होते हैं वो दोनों लोग क्लास में आकर बैठ जाते हैं। इधर बानी कहती है, "पता है ईशानवी आज क्या हुआ?" "क्या हुआ?" "आज ना प्रोफ़ेसर आज़ू ने वो जूनियर काव्या नहीं है, जो मुझसे ज़्यादा चिपक रही थी ना, वो उसको इतनी तेज़ थप्पड़ मारा ना, उसका पूरा एक तरफ का गाल टमाटर ऐसा लाल हो गया।
व्हाट? आरज़ू ने थप्पड़ मारा। और क्या? अगर प्रोफ़ेसर आरज़ू नहीं मारती ना तो मैं काव्या की मार देती। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि नयन कहाँ है? नयन वो अपने बिज़नेस के काम से थोड़ा-सा गई है और आ जाएगी ना रात तक? हाँ, आ जाएगी। इतना कहा ही था बानी ने, तभी क्लास में प्रोफ़ेसर आरज़ू आती है। जो सभी स्टूडेंट थे वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो प्रोफ़ेसर आरज़ू भी गुड मॉर्निंग कहती हैं और ईशानवी की तरफ देखते हुए ही अपनी चेयर को पीछे करके आकर बैठ जाती है। वो ईशानवी की ही तरफ देख रही थी और फिर अटेंडेंस लगाती है। जो अटेंडेंस थी वो लग जाती है। फिर आती है आरज़ू बोर्ड पे और टॉपिक डालती है नेगोशिएशन स्किल्स। जो क्लास थी वो बिल्कुल शांत थी, कोई भी शोर नहीं मचा रहा था। इधर आरज़ू कहती है, बिज़नेस में नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ डील जीतना नहीं होता है, सामने वाला का ट्रस्ट भी जीतना होता है। इधर इस बात पे जो ईशानवी होती है वो हल्के से स्माइल करती है। आरज़ू कहती है, मिस ईशानवी कोई प्रॉब्लम है? तो जो आरज़ू होती है पहली बात, उसने मिस कहा था इसलिए जो ईशानवी है वो उसे घूर कर देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती और आराम से खड़ी होती है और कहती है, ट्रस्ट से कंपनी नहीं चलती है प्रोफ़ेसर, पावर से चलती है। जो पूरा क्लास था वो ईशानवी की तरफ देखता है। जो बानी थी वो भी देखती है। तभी आरज़ू उसके थोड़ा-सा पास आती है, अपने कदमों को बढ़ाकर और कहती है, इसी सोच की वजह से लोग कंपनी से डरते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। ईशानवी कहती है, रिस्पेक्ट खरीदी जा सकती है। आरज़ू कहती है, नहीं, डर खरीदा जा सकता है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। ये कहते हुए ये लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो पूरी क्लास थी इन दोनों को ही देख रही थी। इधर बानी सिचुएशन को इतना सीरियस देखकर खड़ी होती है और कहती है, प्रोफ़ेसर आरज़ू आप नेगोशिएशन स्किल्स बता रही थी। इधर जो आरज़ू होती है वो ईशानवी से अपनी नज़र नहीं हटाती है और कहती है, वो तो टाइम बताएगा ईशानवी। ईशानवी कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं भी देखती हूँ कि टाइम मुझे क्या बताएगा। इधर तो आरज़ू होती है वो अब कुछ नहीं कहती और आकर अपनी जो लेक्चर था वो देने लगती है। इधर जो ईशानवी थी वो अपने नोट्स बनाने लगती है और ऐसे ही जो थी वो क्लास हो जाती है। जो बेल है वो बजती है। जो प्रोफ़ेसर आरज़ू होती है वो अपनी फ़ाइल उठाती है, अटेंडेंस का रजिस्टर उठाती हैं और क्लास से जाने लगती है। जो ईशानवी थी वो आरज़ू को जाते हुए देख रही थी और वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है, बानी मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो ईशानवी? अभी थोड़ी देर बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं आ रही हूँ ना, ब्रेक है, मैं अभी आ जाऊँगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये कहते हुए जो शानवी थी वो चली जाती है क्लास से और प्रोफ़ेसर आरज़ू के पीछे-पीछे आने लगती है। जो प्रोफ़ेसर आरज़ू होती है वो आती है अपने लॉकर की तरफ, जहाँ पे इनका लॉकर था स्टाफ रूम में। अभी कोई टीचर आया हुआ नहीं था। इधर जो आरज़ू होती है वो आती है और अपना लॉकर खोलती है। इधर उन्होंने लॉकर खोला ही था, तभी जो ईशानवी है वो लॉकर के साइड में अपना हाथ रख देती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही थी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। याद नहीं करें कृपया ध्यान दें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके जाएँ और हम लोग 7 के जंक्शन के बहुत ही करीब हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइब करके जाएँ। हम लोग 7 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं। आप भी जुड़िए हमारी न्यू ट्रेन के साथ जिसका नाम है ज़िंदगी। ओके? बाकी के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, अपना ख़्याल रखना। ओके, बाय बाय।